हमारे साथ बीजेपी के मुजफ्फरपुर के बिहार से सांसद हैं अजय निषाद जी, और बात करते हैं इनके लोकसभा की। और मुजफ्फरपुर बिहार का बड़ा टाउन है। जिस ढंग से बिहार की राजधानी पटना है, उसी तरह से खास करके समस्तीपुर और जो हिस्सा है उस तरफ का मुजफ्फरपुर का हिस्सा जो है काफ़ी कपड़ा मंडी है, वहाँ पे लहठी की मंडी होती है। बिहार का बहुत बड़ा मार्केट है वो मुजफ्फरपुर। तो वहाँ से सांसद आ रहे हैं, बार बार जीत करके आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने काम किया हुआ, इसलिए जनता इनको वोट कर रही है। और सर से जानेंगे। और कहीं ना कहीं मॉडल टाउन के रूप में, स्मार्ट सिटी के रूप में देखा जा रहा है। फ्लाईओवर का पूरा जाल बिछ गया है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। क्या कहेंगे सर? देखिए, मुजफ्फरपुर लोकसभा जो है उत्तर बिहार का अघोषित राजधानी है। और एक तरह से देखेंगे कि मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार का सेंट्रल प्लेस है। वहाँ से हर जिला आप जाएंगे, चाहे वो मोतिहारी हो, सीतामढ़ी हो, शिवहर हो, दरभंगा हो, समस्तीपुर, सबका सेंट्रल लोकेशन है। इसलिए वहाँ लोग उसको अघोषित राजधानी भी कहते हैं। कपड़ा का बहुत बड़ा मंडी भी है, लीची भी उत्पादन वहाँ काफ़ी होता है। दूर दूर तक ले, अमेरिका ब्रिटेन तक ले हम लोग लीची बेचते हैं और इसका डिमांड भी बहुत है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार है कि उन्होंने मुजफ्फरपुर के लीची को जियो टैग दिया है, ताकि वो प्रमाणित हो जाता है कहीं भी कि ये लीची मुजफ्फरपुर का है। पहले कहीं का भी लीची लोग मुजफ्फरपुर के नाम पे बेच देते थे, लेकिन जियो टैग आ जाने के बाद अब ये आसानी हो गई है। और किसानों का, जो लीची उत्पादक जो किसान हैं, उनको अच्छा मुनाफा के साथ दाम भी मिल रहा है। मुजफ्फरपुर का जहाँ बात है, तो मुजफ्फरपुर आप देख रहे हैं कि चारों तरफ जो इसका नेटवर्क है, चाहे वो रोड का लें, चाहे ये ट्रेन का लें, सब जगह से जुड़ा हुआ है। लोग को बहुत आसानी से एक दूसरे कहीं भी जाने के लिए, चाहे वो दिल्ली जाएँ, चाहे कलकत्ता जाएँ, चाहे कहीं भी जाएँ, मुंबई भी जाएँ, सभी जगह के लिए पर्याप्त ट्रेन भी उपलब्ध हैं। एयरपोर्ट के लिए हम लोग ट्राई किए थे, वहाँ पता ही एयरपोर्ट चालू हो, लेकिन वहाँ ज़मीन का बहुत ज़्यादा अभाव है। और नागरिक उड्डयन मंत्री जी का कहना है कि जब तक बिहार सरकार ज़मीन हमको एक्वायर करके और ख़रीद के नहीं देगा, हम इस पर एयरपोर्ट पे विचार नहीं करेंगे। लेकिन वहाँ से मात्र 50 किलोमीटर दूर दरभंगा एयरपोर्ट चालू हो गया। तो मुजफ्फरपुर एक तरह से देखें तो मुजफ्फरपुर और दरभंगा की ज़्यादा दूरी भी नहीं है, 4 लेन पे अवस्थित है। तो अब लोग को वहाँ भी जाने आने में आसानी हो रही है। मेरा मुजफ्फरपुर जो है लगभग सभी रोड जो है 4 लेन से जुड़ा हुआ है। एक रोड जो है मुजफ्फरपुर बरौनी जो है वो 2 लेन है, लेकिन माननीय नितिन गडकरी जी उसका घोषणा कर दिए हैं कि इसको जल्दी हम 4 लेन बनाएंगे। और उसमें ऑलरेडी DPR का काम चल भी रहा है। हमको लगता है कि 1 साल में काम भी शुरू हो जाएगा। एक नया NH जो है 527C जो मझौली से चुरौट तक जाती है, उसका काम अभी शुरू हो गया है। NH नया है। उसके अलावा कैंसर हॉस्पिटल भी भावा एटॉर्नी जनरल और टाटा कैंसर के सहयोग से वहाँ बन रहा है। बिल्डिंग का काम शुरू हो गया है, बन रहा है बहुत तेज़ी में, लेकिन डॉक्टर आ गए हैं और इलाज भी शुरू हो गया है। सुपर स्पेशलिस्ट एक हॉस्पिटल का निर्माण काम वहाँ अधूरा पड़ा है, लेकिन हमको लगता है कि 6-8 महीना में वो भी चालू हो जाएगा। तो इलाज के दृष्टि से भी मुजफ्फरपुर जो है बहुत, आप जान रहे थे कि पिछले दिनों में चमकी बुखार के कारण वहाँ बहुत सारे बच्चे का देहांत हुआ था। तो एक अचानक सुर्खियों पे आया था। तो राज्य सरकार ने एक दृढ़ शक्ति का निर्णय लेते हुए मात्र 100 दिन में बच्चों के लिए जो चमकी बुखार से जो बीमार होते थे, उनके इलाज के लिए 104 बेड का नया हॉस्पिटल बना दिया है। तो 1-2 साल से अभी बहुत कंट्रोल हो रहा है। मृत्यु दर बहुत बच्चों को बहुत कम हो गया है। लगातार हम अपने पार्लियामेंट में भी और जहाँ तहाँ जो भी, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे अन्य भारत सरकार के कोई भी मंत्री हो, बराबर मुजफ्फरपुर के विकास का जो भी मामला होता है उठते रहता है। सेंट्रल स्कूल का कैपेसिटी भी हम अपने रीजन में बढ़ाएं। पासपोर्ट कार्यालय, वहाँ पहले सारे लोग को पटना जाना पड़ता था, मुजफ्फरपुर में पासपोर्ट कार्यालय खुल गया है। और सारे जो भी काम हैं लगातार मुजफ्फरपुर का जगह जगह हम उठाते रहते हैं। जो मुजफ्फरपुर हाजीपुर जो 4 लेन जो अधूरा पड़ा हुआ था, उसको भी हम लोग प्रेशर डाल के चालू कराए हैं काम। हमको लगता है कि 3-4 महीने में वो काम पूरे जो है पूरा हो जाएगा। सर, मुजफ्फरपुर जिस ढंग से बड़ा मंडी के रूप में देखा जाता है, आपने फल की बात किया, आपने कपड़ा मंडी की बात की, लहठी चूड़ी जो महिलाओं का, वो भी अच्छा मार्केट है। इस मार्केट को
क्यों ना और बड़ा किया जाए, जिससे कि रोजगार कहीं ना कहीं बिहार में रोजगार की बात अगर आती है, कारण बिहार का ज़्यादा हिस्सा पानी में डूबा रहता है और कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है, बड़ा कुछ ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर बिहार में दूसरी राजधानी के रूप में उभर कर आए और वहाँ रोजगार ज़्यादा मिल पाए, ऐसा क्या आपके द्वारा सोचा गया है या आपने कोई इस पे पहल की है? देखिए, लहठी उद्योग जो है वहाँ पे वो कुटीर उद्योग के तरह में है वहाँ पे, कि हर घर में आपको लहठी बनाते हुए 2 4 5 लोकल फॉर वोकल। हाँ, लोकल फॉर वोकल जो है 5 घर 7 घर में लोग 4 5 मजदूर लगा के थोड़ा मोड़ा पूंजी से रेगुलर काम कर रहे हैं। और उनका लहठी भी जो है इतना अच्छा रहता है कि शादी में मैक्सिमम लोग जो है चाहे वो तीज हो चाहे ये करवा चौथ हो, तो उसमें ये लोग महिलाएं लोग लहठी उसमें ज़्यादा पसंद करती हैं, चाहे किसी के शादी में जाना हो। तो इस तरह से उसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे जो गृहिणियाँ हैं और ख़ासकर महिलाएं इसमें जुड़ी हुई हैं, तो इसको एक बड़ा शकल नहीं दिया जा सकता। इसमें ऑटोमेटिक नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत का काम है, तो ये मशीन से नहीं हो सकता है। तो ये कुटीर उद्योग की तरफ में है। इसमें जहाँ तक बड़ा फैक्ट्री का बात है, तो बिहार में हमको तो लगता नहीं है कि 2005 के बाद में कोई बड़ा फैक्ट्री का निर्माण हुआ हो। बिहार का जो जलवायु है, चाहे वो वातावरण कहिए, चाहे वहाँ ज़मीन कहिए, चाहे वहाँ सड़क कहिए, चाहे बिजली कहिए, सारा चीज़ अप टू डेट है। आज की डेट में वहाँ बिजली की कोई समस्या नहीं है जी। बिहार के किसी कोने से पटना आप 6 घंटा में पहुँच जाएंगे आराम से। रोड सड़क बढ़िया बन गया है, लेकिन पता नहीं इन्वेस्टर वहाँ पर रुचि क्यों नहीं दिखा रहे हैं। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी पहल किए, लेकिन नतीजा अभी तक अच्छा नहीं रहा। अभी माननीय शहनवाज हुसैन आए हैं उद्योग मंत्री में, उनका भी लगातार हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि भारी उद्योग मुजफ्फरपुर बिहार में आए, ताकि जो यहाँ का जो श्रमिक जो बाहर काम करने जा रहे हैं उनको यहीं पे रोजगार मिले, और जो बहुत सारा संख्या में जो पलायन जो बिहार से करते हैं उस पर रोक लगे। आपने बहुत अच्छी बात की कि शहनवाज हुसैन जब से गए हैं तो कुछ चीज़ें दिख रही है। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि जो बिहार देश को IAS IPS और देश भर में जितने भी कामगार, चाहे वो जिस भी लेवल के कामगार हों, अनएजुकेटेड हों या एजुकेटेड हों, दूसरे देश में कंट्री में जाकर के सेवा दे रहा हो, तो बिहार में ऐसी क्या परेशानी है जो बिहार में के जो कामगार हैं बिहार में हम नहीं रोक पा रहे हैं और उनके लिए हमारी सरकार नहीं कर पा रही है, या कुछ खास तरह के सभी राज्यों की या व्यवसायियों की नीति है कि बिहार में लोग मजदूरी रहे, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लगे? क्या इसके पीछे कोई रणनीति काम कर रही है? जो आज़ादी के बाद तक अब तक स्थिति काफ़ी, ईंख की खेती को आप देखें, ईंख के जितने भी प्लांट थे उसके बाद की स्थिति बदलती हुई दिख नहीं रही है। देखिए, बिहारी जो है स्वभाव से ही मेहनती है और इनको कोई भी काम करने में कोई गिलानी नहीं होता है। वो छोटा भी काम करते हैं, बड़ा भी काम करते हैं। बिहार के लोग आपके IAS भी मिलेंगे, IPS भी मिलेंगे, साधारण क्लर्क भी मिलेंगे, वॉचमैन का भी काम करते मिलेंगे, और हर काम में वो खुश रहते हैं। सबसे बड़ा बात है कि बिहार के लोग बाहर पलायन क्यों करते हैं? तो जो गाँव में बिहार का है उसमें रोजगार के अवसर बहुत कम है, और गांव के परिवेश में जो आम बिहारी हैं थोड़ा सा स्वाभिमानी भी रहते हैं, तो गांव में छोटा मोटा काम करने में थोड़ा सा उनको कष्ट लगता है कि गांव समाज का लोग क्या कहेगा, और वही काम जाके वो बाहर में करते हैं। तो ये भी देखने की ज़रूरत है। गांव में भी अब धीरे धीरे पहले का गांव और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो 2005 के बाद जब आए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तब गाँव का परिभाषा बहुत बदल गया है, और गांव में अब अच्छी सड़कें भी रह रही हैं, 22 घंटा बिजली भी रह रही हैं, स्कूल का भी सुधार पहले से हुआ है, बहुत सारे कॉन्वेंट स्कूल भी गांव में खुल गए हैं। तो जो एजुकेशन के लिए लोग जो बाहर जाते थे वो अब गांव में उपलब्ध हो गया है। बिजली आपका 22 घंटा रह रहा है, पानी का व्यवस्था बढ़िया है, सड़क में आप कहीं भी जाएं तो सड़क का परिवहन बढ़िया है, बस चाहिए चाहे ट्रेन चाहिए। तो गाँव का कनेक्टिविटी जो है वो भी बहुत शहर से जुड़ गया है। तो अब धीरे धीरे लोग गांव में भी रहना शुरू कर दिए हैं। तो एक समय ऐसा आएगा कि जो लोग बाहर कमाने जाते हैं वो धीरे धीरे गांव में ही रोजगार का सृजन करेंगे, और हमको लगता है कि आने वाला समय बिहार से पलायन जो मजदूर श्रमिक का होता है वो धीरे धीरे कम है। खास करके महिलाओं को लेकर के देखें, नीतीश सरकार और केंद्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, केंद्र सरकार की जो नारे हैं, और
बिहार में नीतीश सरकार जो आपके साथ दोनों डबल इंजन की सरकार चल रही है, बिहार में भी गठबंधन केंद्र में भी है, महिलाओं के लिए जो योजना लेके आई है दोनों सरकारें, कितना सफल हैं आप, और वो कौन कौन सी योजना आपको लगती है जो असरदार रहा है बिहार के लिए? देखिए, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, दोनों लोग महिलाएं का चिंता किए हैं। आप देखेंगे चाहे जनधन खाता हो, चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, ये सब सारा योजना का मैक्सिमम लाभ महिलाओं का मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी आप देखेंगे कि जो पंचायती राज का चुनाव है, मुखिया है, जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर निकाय में, सब में महिलाओं का आरक्षण 50% दिया है। तो शुरुआत तो धीरे धीरे कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जोर है कि महिलाएं का भागीदारी राजनीति में ज़्यादा। तो अभी तो पंचायत लेवल में आरक्षण दिए हैं, विधानसभा में अभी नहीं दिए हैं, लेकिन धीरे धीरे और जोर पकड़ेगा। और आने वाला समय में आप देखेंगे चाहे विधायक का चुनाव हो चाहे सांसद का चुनाव हो, इसमें महिलाएं की संख्या बढ़ेगी। और ख़ास करके बिहार का जो महिलाओं का यानी लड़की का जन्म अंतर जो है पुरुषों की अपेक्षा बढ़ा है। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा देखा गया। और 1000 पुरुष पर संख्या 1020 से 1030 पहुंच चुका है, जो कि सिर्फ और सिर्फ बिहार है। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, पहले जो हरियाणा स्टेट था वहाँ 1000 पुरुष पे मात्र 800 महिलाएं थी। जी हाँ। लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी सत्ता में आए, तब से उन्होंने एक नारा दिया, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी हाँ। तो इस नारा के बाद जो है हर जगह, यहाँ तक हरियाणा में भी लड़की और लड़का की संख्या जो है, जो इतना सारा गैप था वो कमा है। और बिहार में तो खैर बढ़ाई बढ़ ही गया है। तो इस तरह से जो प्रधानमंत्री का सोच जो है, हर तरह में प्रधानमंत्री जो मातृत्व लाभ योजना है उसमें भी प्रोत्साहन करना, आंगनबाड़ी को जो है मॉडर्न करना। आज के डेट में आप देखेंगे हमारे मुजफ्फरपुर में 2 ऐसे आंगनबाड़ी है जो शहर के प्ले स्कूल को फेल करते हैं। जी। तो गरीब लोगों का जो है उत्साह बढ़ा है और एजुकेशन के भी प्रति बढ़ा है, सुविधा ज़्यादा मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी अभी पूरे कोविड काल में हर परिवार को 5 किलो अनाज फ्री में दिए, अभी फिर उसको बढ़ा के मार्च तक कर दिए हैं। तो जहाँ जो गरीब लोग को जो कोरोना में रोजगार छीना, चाहे किसी का आमद घटा, तो उसका भी चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। राशन में भी दिया है, गैस भी फ्री में दिया है। तो एक तरह से देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी का जो सोच है वो हर गरीब लोग के लिए भी है और हर मध्य वर्गीय लोग के लिए, उच्च वर्ग के लोग के लिए। आप लगातार आप देख रहे हो कि बिहार में खास करके महिलाओं कहीं ना कहीं जागरूक हुई है। और राबड़ी और लालू जी की सरकार हुआ करती थी बिहार में, और नीतीश की सरकार में और मोदी की सरकार में फ़र्क क्या नज़र आया? महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही है, लड़कियां के माँ बाप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए भी इसका असर पड़ा है। देखिए, जहाँ महिलाएं शिक्षित होंगी और जागरूक होंगी और जो उनको अधिकार मिलेगा, तो हाँ ऑटोमेटिक ग्रोथ होगा महिलाओं का। आज के डेट में देख रहे हैं कि नरेंद्र भाई मोदी आने के बाद जो सेना में अफसर बहाल नहीं होते थे उसको भी सुप्रीम कोर्ट से क्लियर करा के अब सेना में भी अफसर बहाल हो गए हैं। सेना के कमांडो फोर्स में भी महिलाएं आ गई हैं। तो हर तरह में आप देख रहे हैं कि महिलाएं का जो रुतबा है वो धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा है और आने वाले समय में और बढ़ेगा। आज की महिलाएं कहीं भी पुरुषों से कम नहीं है। सर, लगातार आपकी गठबंधन सरकार शराबबंदी पर एक मजबूत पकड़ बनाते हुए आगे बढ़ रही है। नीतीश जी 15 तारीख से फिर एक अभियान के रूप में शुरू करने जा रहे हैं। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी है कि दारू बंद रहेगा या दोबारा शुरू कर दिया जाए। आप इसको एज ए सांसद कैसे देखते हैं, आम जनता को देखते हुए? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय है शराबबंदी का, उसके बाद तो फ़ायदा गरीब में ज़्यादा हुआ। गरीब का जो शराब ज़्यादा पी के जो पैसा बर्बाद करते थे वो पैसा घर आने लगा, घर में एजुकेशन बढ़ा, उनके बच्चे स्कूल जाने शुरू कर दिए, महिलाओं को भी घर में पैसा मिलने लगा, घर का आर्थिक स्थिति मजबूत हुआ। तो प्रधान मुख्यमंत्री जी का ये सोच है कि हम शराबबंदी को कंटिन्यू करेंगे। दूसरा पहलू ये है कि जो दबंग लोग हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, एक ऑर्गेनाइज क्राइम जो पहले से करते थे वो सारा छोड़ के शराब के धंधे में आ गए। तो ये लुक्का छिपी का खेल चल रहा है। लोग शराब ला रहे हैं, बेच रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, संपत्ति जब्त हो रहा है, जेल जा रहे हैं। उसके बावजूद भी
जितने सख्ती के रूप में रुकना चाहिए उतना अभी नहीं रुक रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा दबाव रहता है कि पुलिस प्रशासन इसको कंट्रोल में करे, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। क्या जानबूझ करके सरकार को बदनाम की कोशिश की जा रही है या कहीं न कहीं लीकेज है, बॉर्डर लीकेज है? देखिए, कोई लीकेज नहीं है। हर आदमी, अब मोटरसाइकिल पे आप चल रहे हैं तो जानते हैं कि मोटरसाइकिल पे हेलमेट पहनना अनिवार्य है, तो लोग छोड़ के चले जाते हैं, फाइन भर देते हैं। तो एक तरह का जो हर आदमी जानते हैं कि ये काम करना गलत है, उसके बाद भी लोग कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। अब उस समय जब पुलिस पकड़ती है, जेल जाना पड़ता है, तो उस समय सामाजिक उनको जो छवि है वो ख़राब होता है। तो उनको सोचना चाहिए कि बिहार में जब शराबबंदी है तो इससे बचना चाहिए, पीने वाले लोग को बचना चाहिए। और ख़ासकर जितने भी सफ़ेद पोश लोग हैं, अभी देख रहे हैं कि बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर पे पकड़े गए हैं, तो ये सब उनको नहीं करना चाहिए बिहार में। सर, आपके लोकसभा में आप पिछले 5 साल भी आपने काम किया, आप जीत करके आए और कोविड 2 साल लगभग आपका ख़राब कर चुका है। ऐसी क्या क्या योजनाएं हैं जो आपको लगता है कि लोकसभा, आपके खुद के लोकसभा में लाने की ज़रूरत थी, नहीं ला पाए और इस बचे हुए समय में उसको पूरा कर पाएंगे? देखिए, जो भी अधूरी पड़ी हुई जो योजनाएं हैं उसको पूरा करना प्राथमिकता है। आपको बताया ना कि एक 4 लेन का है, ये जो अधूरा जी आपने शुरुआती में बताया, 1-2 वो पुलिया भी बना हुआ है, उसको अप्रोच के कारण है। तो ये सब अति है। कैंसर हॉस्पिटल जो है तैयार कराना, जो नया NH है उसको तैयार कराना चुनाव के पहले, तो ये सब जो है चुनौती है। और नई संभावना के रूप में देखें, कहीं न कहीं आपके पास समय अब लगभग 2-2.5 साल के आसपास रह गया। जी। अब जनता और ख़ास करके युवा, कहीं न कहीं सर्वे में भी आया कि थोड़ी जॉब की संख्या घटी है और प्रधानमंत्री का कहना है कि हम जॉब क्रिएटर बने, ना कि नौकरी करने वाले बने। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी लगातार युवा पे नज़र रखे हुए हैं, उसको हमेशा गाइडलाइन भी देते हैं, चाहे मन की बातें हों चाहे कुछ और हों। आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ जो है मैक्सिमम जो है गरीब लोगों को ही मिला है। उसका फ़ायदा जितने भी रोज़गार, जो शिक्षित रोज़गार जो हैं उनको लोन लेने में भी आसानी हुई है, गाड़ी भी ले रहे हैं, हर चीज़ चला रहे हैं, तो बहुत तरह का फ़ायदा उस मिला है और आने वाला समय में मिलेगा। एक तरह से है कि जो रोज़गार हम सृजन करते हैं उससे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाती है, तो ये जो गैप है उसको भी तो पूरा करना पड़ेगा। आप 1 लाख जॉब आप क्रिएट कर रहे हैं, फिर 3 लाख की आबादी बढ़ा रहे हैं, तो ये हमेशा तो गैप बढ़ेगा ही। क्या जनसंख्या कानून जरूरी है? एकदम ज़रूरी है। आने वाला समय में सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हम तो कहेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण ही मजबूत भारत और विकसित भारत के महत्वपूर्ण योगदान देगा। खास करके मुजफ्फरपुर टाउन की बात करें, स्मार्ट सिटी के रूप में देखा जा रहा है। मुजफ्फरपुर कहीं ना कहीं बड़ा बाजार है, हर आदमी वहाँ आना पसंद करते हैं, घूमना पसंद करते हैं। कहीं घूमने जाना है छुट्टी के दिन में, चलो मुजफ्फरपुर। मैं भी समस्तीपुर का रहने वाला हूँ, तो कहीं ना कहीं मैंने ये देखा है कि मुजफ्फरपुर में जिस ढंग से फ्लाईओवर का जो जाल बना है काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो क्या कुछ कमी? मोती झील है, बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं मुजफ्फरपुर के पीछे, कोर्ट के पीछे जो एक बड़ा सा तालाब है, कहीं ना कहीं क्या लगता है कि वहाँ और भी इसमें काम करने की ज़रूरत है, और भी कुछ बड़ा किया जा सकता है, या कुछ अभी भी बाकी है जो नए प्रोजेक्ट की ज़रूरत है? देखिए, मुजफ्फरपुर का जो है पॉपुलेशन बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया है, लगातार जाम की समस्या से मुजफ्फरपुर कहलाता है। तो इसको दूर करने के लिए प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। जो इनर जो आउटर सड़क जो है, जो शहर से बाहर निकलती हैं, उसको दूर करना पड़ेगा। एक रिंग रोड भी प्रस्तावित है, उसको भी बनाना पड़ेगा। जो भगवानपुर गोबरसही जो एरिया है, जो वो 4 लेन में निकल रहा है, उसको ओवरब्रिज दे के डायरेक्ट गाड़ी को बाहर से बाहर निकालना पड़ेगा, ताकि जो शहर में जो जाम की समस्या है वो दूर हो। अब पूरा शहर में 2 घंटे 3 घंटे जाम लग जाते हैं, तो लोग को काफ़ी तकलीफ होती है, तो इस पर काम करने की ज़रूरत है। सर, अभी आपने सुना होगा, जानकारी पहुंच रही होगी, एक खास करके आँखों का इलाज को लेकर के मामला गड़बड़ा गया है। काफ़ी संख्या में लोगों का आँख खतरे में आ चुका है और पटना में इसका इलाज चल रहा है। इस पर आप क्या सोचते हैं?
देखिए, जो भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमने नहीं लिया है, मेरे भी संज्ञान में आया है कि कुछ लोग की आँख की रोशनी चली गई। कोई भी संस्था अगर इसमें काम किया होगा तो ऐसा करने के लिए तो नहीं किया होगा, कोई ना कोई लापरवाही या कारण होगा, वो जांच का विषय है। सिविल सर्जन इस पर जाँच कर रहे हैं, रिपोर्ट आता है तो इस पर बताते हैं। जो हुआ है वो बहुत दुखद है, और जो संस्था इसको करा रही है उसको चाहिए कि जो पीड़ित हैं उसको उचित मुआवजा दें। सर, आप सांसद हैं वहाँ के, और वहाँ किसी तरह का कैंप लगता है या कुछ भी होता है तो वहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट होंगे, जिला मेडिकल ऑफिसर होंगे, उनको बता करके ही लगाया होगा। क्या कहेंगे इस पे? जानकारी नहीं है, जानकारी लेके आप बताएंगे। जी जी, ठीक है। हमारे साथ अजय निषाद जी थे, और मुजफ्फरपुर विकास, मुजफ्फरपुर में जो काम होने हैं और इनके लोकसभा में जो काम हुए हैं उनको पूरी जानकारी इन्होंने साफ लफ्ज़ों में रखा, बिना झिझक के। आज की इस घटना से थोड़ी दुखी हैं, और इस पे पूरी रिपोर्ट आने के बाद निषाद जी के बयान जरूर आएंगे। आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप न्यूज़। मैं रवि नीरज, दिल्ली से। नमस्कार।